ऑफ बिहार में आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष किया। संघर्ष करते समय ऐसे भी दिन आ गए जब ये भरोसा उठ गया कि लगता है कि अब नहीं बचूंगी। उस संघर्ष से भी आगे बढ़ते हुए वैष्णवी ने दो ऑर्गेनाइजेशन खड़े कर दिए। वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक स्पेशली दिव्यांग के लिए काम करती है, जिसका नाम विकलांग अधिकार मंच है। दूसरी एक एनजीओ है वैष्णव स्वावलंबन, जिसमें कि वंचित तबके के लोग हों, गर्ल्स हों या कोई भी लोग हो जिनको समाज ने या किसी भी तबके के लोग ने परेशान किया हो, उसके लिए एक आवाज़ बन गई है। वैष्णवी, सबसे तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आने के लिए। और शुरुआत वैष्णवी इसी से करते हैं कि शुरुआती दिनों में जो आपको ये तकलीफ़ है वो जन्मजात नहीं है। तकलीफ़ की बात हमारी जो बीमारी हुई वो लगभग हम 12 साल के थे तब हुआ। और जब बचपन में आम बच्चों की तरह खेलना कूदना गाना खुश रहना यही था। बीमारी हमारी अचानक हुई, बुखार लगा और बीमारी हुई। लेकिन उस समय भी हमको ये समझ में नहीं आया हमें कि मतलब कुछ बड़ी बीमारी है, प्रॉब्लम है या हम ऐसे चलेंगे, ऐसा हमें समझ में नहीं आया। ये बहुत बाद में समझ में आई, तब नासमझी था, लगता था बीमार पड़े हैं ठीक हो जाएंगे। तो 12 वर्ष की उम्र में हमारे साथ ये घटना हुई। लेकिन जब काफ़ी दिनों बाद जब ये समझ में आया कि अब ठीक नहीं हो सकते हैं, तब थोड़ा निराशा मन में आने लगी थी। और ये निराशा फिर भी अपने आप को हम कभी ऐसा नहीं महसूस होने दिए कि मेरे साथ ये हुआ है तो हम रो रहे हैं या नाखुश हैं या उदास पड़े हुए हैं। दर्द और तकलीफ होती थी तब थोड़ा रोना अलग होता था, लेकिन कभी मन में नहीं आया कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कभी नहीं लगा। मन में हमेशा ये चीज़ बनी रही कि हम कर सकते हैं, जैसे हैं उसी में जो कुछ करें हमारी एक पहचान हो, ऐसा हमें लगता था। एक पिता का कितना सहयोग रहा आपके जीवन में? हमें लगता है कि हमारे पिताजी जो हैं, हमारे पिताजी उमाकांत द्विवेदी एक फौजी हैं, फौज से रिटायर किए हैं। और उनका जो सहयोग रहा है, वैसे हर लोगों को वैसे पिता मिले। जब एक तरफ समाज का लोग ये कहे कि आप बेटी के लिए खेत क्यों बेचेंगे, आप बेटी के लिए इतना कर रहे हैं, बाकी 3 बच्चे क्या करें, कहाँ जाएंगे, तब उनका जवाब होता था तो हम अपनी बच्ची को मरते हुए नहीं देख सकते, हम जितना होगा उतना करेंगे। और वो जी जान से हमारे लिए मतलब खड़े रहे। इतना ही नहीं, हिम्मत भी देते थे। क्या हो गया, पैर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप एक पैर से साइकिल चला सकती हो, आप अभी भी डांस कर सकती हो। ये हिम्मत एक फौज में जैसे उनको मिलता होगा या जैसे फौजी होने के नाते वो हमेशा हमको फौजी की बेटी की तरह बनाए हैं कि हम बोल्डली बोल सकें, हर जगह अपनी बातों को रख सकें। वैष्णवी, पढ़ाई आपकी कहाँ तक हुई और पढ़ाई के बाद जो आपकी ये सोच आई कि नहीं मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, खास करके विकलांग अधिकार मंच, तो पढ़ाई से लेके और विकलांग अधिकार मंच तक का सफ़रनामा कैसा रहा आपका? बच्चे तो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तब हमारा भी, जब हम छोटे थे, जब बीमार पड़े थे तो ऐसा ही लगता था कि बुखार लगा है 2 दिन पढ़ने का नहीं रहेगा। डांस करने में बहुत मज़ा आता था। लेकिन जब सच में मेरे साथ ये घटना घट गई और जब हम हमेशा बेड पे आने लगे और डॉक्टर के यहाँ वो होने लगे, तब लगता था कि हमको पढ़ना था, सारे दोस्त जा रहे हैं, हम घर में हैं। कोशिश करते थे स्कूल जाने का, लेकिन एक दिन जाते थे तो 7 दिन बीमार पड़ जाते थे। पढ़ाई मेरी 5th के बाद बिल्कुल बाधित हो गई, पूर्ण रूप से बाधित हो गई। 96 के बाद मेरा 97, 98 ऐसे मेरा इलाज जो चलने लगा दिल्ली, बॉम्बे, तो पूर्ण रूप से बाधित हो गए। फिर भी घर में बैठ के भाई, छोटा भाई पढ़ता था, वो 2 में था, 3 में था, 2 में बहन थी, 3 में भाई था, ऐसे थे लोग। उन लोग के साथ बैठ करके कुछ कुछ पढ़ना या इस तरह का मेरा मन करता था तो हम पढ़ते थे। तो जो भी 5th तक हमारी पढ़ाई हुई थी उस स्कूल का हम अभी भी बहुत शुक्रगुजार है कि वो ऐसा स्कूल, वो वैसे गुरु मेरे
जीवन में रहे, जिन्होंने उतने क्लास में मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी थी कि मेरा दिमाग इतना काम करता था कि हम कुछ कर सके, क्योंकि 5th में बच्चों का दिमाग उतना नहीं होता है जितना कि मेरा चलता था। हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं तो हम मैट्रिक नहीं करेंगे। हमने घीस तीर करके 2004 में जाके मध्यमा किया, और इस दौरान बीमार पड़ने के बावजूद हम घर में बैठ के सिलाई करते थे। जब मेरी उम्र 13, 14, 15 साल की होती थी, बीमार रहने के बावजूद माँ सिलाई करती थी, घर में हम लोग का कपड़ा सिलती थी, उसको देख के हमने सिलाई करना शुरू कर दिया, और सिलाई करते हुए पढ़ाई भी करते थे, और बिना स्कूल गए हमने मध्यमा किया 2004 में, और यूं ही हमारी ज़िंदगी चलती रही, बीमार पड़ते रहे। 2004 में एक समय ऐसा आया कि हमें मतलब डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनका जीवन बहुत कम है। मेरा बीमारी है न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, एक ट्यूमर है, जो ट्यूमर पूरे शरीर में धीरे धीरे ही बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ते जा रहा है। तो मेरा ट्यूमर इतना बढ़ गया था, वो पेट में और पूरे शरीर में फैल गया है। तो बुखार जो मेरा हुआ, जो फीवर आया, फीवर नहीं उतर रहा था। फिर कोई देखने के लिए रेडी नहीं हुए, तो मुझे, चूंकि TMH से मेरा इलाज 2001 तक चला था, तो कहा गया महावीर कैंसर में मुझे रेफर किया गया था, और महावीर कैंसर में कहा गया कि इनका मतलब ये लास्ट ही स्टेज है, चूंकि फीवर उतर नहीं रहा है और कोई दवा असर नहीं कर रहा है, तो हमें घर भेज दिया गया था। तो मुझे इतना याद आता है कि मैं बोलना चाहती थी, बोल नहीं पा रही थी, मैं चलना चाहती थी, चल नहीं पा रही थी, लेकिन मेरा दिमाग उस समय भी चल रहा था। ऐसा लगता था कि नहीं, मैं अभी मरने वाली नहीं हूँ, ऐसा लगता था। और संयोग, पता नहीं ये ऊपर वाले की कृपा ही है या देवी माँ की कृपा है, माँ दुर्गा का स्तुति, पूजा पाठ, यही सब हो रहा था कि मेरा प्राण निकल जाए या मैं बच जाऊं। संयोग में 8-10 दिन के बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई, और उसके बाद कंटिन्यू मैं थोड़ी ठीक होती गई, और 2008 में मैंने बैसाखी लिया, चूँकि काफ़ी दिन बीत चुका था। 2001 से 2008 आ गया, और ऐसे ही मेरी ज़िंदगी चलती रही। तब मैंने 2008 में मेरे पापा बैसाखी ला के दी और बोले कि अब बेटा तुम चलो, कुछ होने वाला नहीं है। मेरे भी मन में ऐसा लगता था कि अब मुझे कुछ होगा नहीं, मुझे कुछ करना है, क्योंकि अब बच गए, मर के बच गए, अब कुछ होगा नहीं। तो 2008 में हमने सिलाई का ट्रेनिंग लिया। VRC है व्यवसायिक पुनर्वास केंद्र, अनीशाबाद, अलीनगर। उसमें 1 किलोमीटर लगभग मैं पैदल जा करके हाथ मेरे छिल जाते थे। वो एक्सेसिबल नहीं है, बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं, अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा जुनून था कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो मैंने वो ट्रेनिंग लिया, और उस ट्रेनिंग के बाद यूं ही मेरी मुलाकात बाबा रामदेव जी से भी हुई, चूँकि पटना के जो योग कर्मी जो भाई लोग थे, उन लोग से मैं मिली थी, और मैंने कहा था कि मेरा सारा इलाज समाप्त हो चुका है, मुझे एक इलाज बचा है मेरा, वो बाबा रामदेव जी से मिलना है, क्या मेरा इलाज संभव है? तो गांधी मैदान में बाबा रामदेव 7 या 8 में आए थे, शायद 9 में आए थे, तब मैं वहाँ मिली। तो एक उनसे भी मुझे काफ़ी अच्छा मदद मिला कि उन्होंने मेरा दवा निःशुल्क किया, और आज तक वो दवा मुझे दिया जाता है पतंजलि योगपीठ की तरफ से। तो एक तो वहाँ से दवा चलना, मुझे थोड़ा बहुत योग प्राणायाम करना, और ट्रेनिंग लेकर के मुझे कुछ करने की जो इच्छा थी और मेरा जो जुनून था, वो तब रंग लाया जब 2008 में कंपटीशन की बात हुई, वही VRC में, कि निटिंग नेशनल लेवल ओलंपिक्स है यहाँ जबलपुर में, जिसमें निटिंग और टेलरिंग में भाग लेने के लिए वैष्णवी आप जा सकती हैं। तो वही मेरी शुरुआत हुई कि मैं वहाँ गई, और मैंने पहली दफ़े 10 लड़कों के बीच में अकेली लड़की गई थी। काफ़ी चुनौतियाँ थी, लेकिन मेरे सर और वो 10 लड़के काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। मेरे घर वालों का कहना था कि नहीं बेटा तुम जाओ, अब तुम जब निकली हो तुम बाहर निकलो, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तो पहली दफ़े मैं निकली तो मैंने ब्रॉन्ज मेडल नेशनल लेवल पे जो जीता था, जिसके बाद मेरा पेपर में प्रकाशित हुआ था, दैनिक जागरण में शायद प्रकाशित हुआ था कि जिंदगी से हुई निराश फिर भी ऊंची छलांग लगाने की आश।
और तब ये न्यूज़ आने के बाद में कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने मेरी खोज की और एक्सएनएड के सहयोग से एक मीटिंग का किया गया था 2008 के नवंबर दिसंबर में, जिसमें विकलांग अधिकार मंच का गठन किया गया और उसमें मुझे कोषाध्यक्ष के पद पे चयनित किया गया। और तब से मेरे इस जीवन की शुरुआत हुई और मैंने 2010 में जाकर के राष्ट्रीय लेवल पे एक पहचान बनाई। मेरी पहचान विकलांग अधिकार मंच के माध्यम से, राष्ट्रीय विकलांग मंच से हम लोग जुड़े और विकलांग अधिकार मंच जाके राष्ट्रीय विकलांग मंच का एक शाखा बना और 10 राज्यों में, लगभग 5 से 6 राज्यों में हमने लड़कियों को ट्रेनिंग देने का काम किया है, लीडरशिप का। तो काफ़ी चुनौतियां आई और ये चुनौतियों भरी जीवन में जब मैंने जीत हासिल की, मेरा मनोबल बढ़ा और मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद से मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैंने पीछे मुड़ के कभी देखा है। समाज के किसी तबके का, किसी सामाजिक व्यक्ति, सरकार का या किसी नेता का आपको सहयोग मिला? बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा वैष्णव स्वावलंबन, जब विकलांगता पे काम करते रहे तब तक मेरे गांव में, चूंकि मेरा जन्म स्थल दतियाना गांव पड़ता है विक्रम प्रखंड का, वही मेरी जो शिक्षा हुई थी, वहाँ के लोग या फिर मैं जहाँ रहती थी अगल बगल के लोग, तब तक काफ़ी लोग जानने लगे कि ये वैष्णवी जो है, घर में मुझे लोग गुड़िया बोलते हैं, ये गुड़िया काफ़ी काम करती है, किसी के लिए लड़ जाती है, जहाँ अन्याय होता है उसको बर्दाश्त नहीं करती है। तो लोग मेरे पास जुड़ने लगे। तो ऐसे ऐसे लोग जुड़ने लगे जैसे कि कोई हिंसा की शिकार लड़की हो, घर से पीड़ित हो, मैके से पीड़ित हो, या जो भी उसको पीड़ा हो, तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए भी मैंने काम करना शुरू हुआ। तब मुझे ऐसे ज़रूरत पड़ा कि नहीं, एक ऐसा संस्था भी होना चाहिए जिसमें ऐसे तबके के लोगों को भी मैं सपोर्ट कर पाऊँ। हर मंच के एक ऐसा मंच है, जिस जन संगठन है जिसके माध्यम से मैं दिव्यांगों के हित में काम कर सकते हैं, दिव्यांगों के लिए, दिव्यांगों के द्वारा दिव्यांगों के हित में काम होता है ये। तो वैष्णव स्वावलंबन का जो गठन हुआ, उसके माध्यम से मैंने जो समाज में एक अलग जगाया लोगों के बीच, तो मुझे समाज का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने लगा। जीवन में बहुत बुरे लोग भी होते हैं लेकिन बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, तो मुझे सरकारी स्तर पे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, चाहे कुछ मंत्रीगण भी हुए, कुछ सेक्रेटरीज भी हुए थे समाज कल्याण के, कुछ लोग ऐसे हुए जो मुझे कहते थे, बाबू तुम आओगी तो फोन करना, मैं नीचे आके मिलूंगा, अगर छत पे होते थे तो ये मुझे लगा कि नहीं, हर जगह गलत लोग ही नहीं हैं। और बिहार तो वैसे भी लोग कहते थे बिहार में लड़कियों का निकलना मुश्किल है, बिहार में लड़कियां ऐसी होती है। मुझे ये महसूस हुआ कि है, ऐसा होता है, बिहार में नहीं होता है, पूरे देश में होता है, हर जगह होता है। लेकिन अगर आपका मनोबल ऊंचा हो तो ऐसा कुछ नहीं, आप हर कुछ कर सकते हैं। और हमें लगा कि हर जगह जहां हम लड़ते गए वहां जीत हासिल होते गई। थोड़े गिरे, थोड़े रोए, थोड़े संभले, लेकिन आगे जरूर बढ़े। और अब तो ऐसा हो गया है कि हमारे मन में एक विचार आया कि मुझे वैष्णो देवी जाना है। इसलिए नहीं कि मैं वैष्णो देवी को मानती हूँ, इसलिए कि क्या पहाड़ों पे मैं नहीं जा सकती? मैं जब छोटी थी तो गई थी, आज मेरे पैर ऐसे तो नहीं जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ। और मैं अकेले ही नहीं गई, आज के डेट में मैं लगातार 2012 से लेके 2019 तक 7 साल लगातार मैंने 44 लोगों की टीम को लेकर के वैष्णो देवी का भ्रमण किया है। और ये वहाँ के लिए भी एक चैलेंज हुआ वैष्णो देवी में कि ये इतनी बड़ी टीम बिहार से आती है जिसको एक लड़की लीड करती है। वहाँ हमने लीड किया है और लड़की होने के बाद में मैंने ये दिखाया है बिहार में ऐसा नहीं कि लड़की आगे नहीं बढ़ रही है, लड़कियां आगे नहीं, तो बिल्कुल समाज का सपोर्ट मिला है। और कानून में बहुत कुछ प्रावधान है, परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कारण सरकारी स्तर पे भी नाम बदनाम होता है, चाहे वो बिहार का हो या इंडिया का हो। तो कहीं कहीं दिक्कतें आती हैं, जो सरकारी महकमा है उसमें जो काम करने का तरीका है वो बहुत लेंदी है, इसलिए प्रॉब्लम आता है, न कि किसी एक व्यक्ति ने मुझे कभी परेशान किया, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का सपोर्ट रहा है, हाँ, लेकिन सरकारी व्यवस्थाएं कहीं कहीं भ्रष्ट है। आप इस क्रम में राष्ट्रपति से भी मिली? जी, ये मेरा बहुत सौभाग्य है और ये मेरा ही नहीं, हमारे साथियों का
देन है और ये पूरे विकलांग अधिकार मंच के टीम और वैष्णव स्वावलंबन परिवार का देन है कि आज मैं उस लेवल पे पहुंच पाई हूँ। चूँकि महामहिम सिर्फ हमको नहीं जानते, हमारी पूरी टीम को जानते हैं, हमारे पूरे काम को वो प्रशंसा करते हैं। चूँकि मैंने इस क्षेत्र में जब काम करना शुरू किया था तो दिव्यांग लड़कियों और लड़कों के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया था कि उनके मन में क्या होता है, उनका सपना कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लड़की और लड़के अपने मन की स्थिति को मन में ही मारते थे, कुंठा से भरा हुआ उनका मन, यूं कि बस जी रहे, मर जाए उससे बेहतर है, ऐसा। तो समाज किसी को कैसे जागरूक कर सकता है जब इंसान की इच्छा शक्ति ही मर जाए? उसको जागरूक करने के लिए उनके सपनों को देना जरूरी है, उनका सपना एक दिखाना जरूरी है, सपने को पूरा करना जरूरी है। तो बात करने के दौरान हमें ऐसा लगा कि इनके जीवन में भी इनका परिवार होना चाहिए, जिसको कभी समाज ने कभी देखा ही नहीं, समाज में कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि इनकी शादी होनी चाहिए। लड़कियां, जब धनी मनी परिवार के माँ बाप भी ऐसे करते थे, लड़कियों को कभी पढ़ने नहीं दिया, कभी स्कूल जाने नहीं दिया कि तुम्हें ठेस लग जाएगा, चोट लग जाएगा, एक्सीडेंट होगा। अचानक पैसे के बल पे उन्होंने उनकी शादी कर दी। शादी के बाद बस महीने दिन बाद पता चलेगा उनको इतनी पीड़ा होगी कि वो उनके हस्बैंड दूसरी शादी भी कर लेंगे और यूँ कहा जाएगा बेटा तुम्हारे किस्मत में वही था, तुम्हारी किस्मत में वही था, तुम्हें वही रहना पड़ेगा। वो लड़की ना मर सकती थी ना जी सकती थी, ये कंडीशन होता था। तो क्यों ऐसा एक परिवार बनाए? वैसे उससे बेहतर है कि उनको आज़ादी दें। तो इस बात को लेकर के हम लोगों ने परिचय सम्मेलन करना शुरुआत किया, लोगों का आवेदन लिया और एक गवर्नमेंट के साथ भी ये बात रखी। चूंकि राष्ट्रीय लेवल पे हमारा मंच राष्ट्रीय विकलांग मंच से एफिलिएटेड है, तो कई राज्यों में विवाह प्रोत्साहन राशि दिया जाता था, जबकि बिहार में ऐसा नहीं था। तो हमने 2013 से ही काफ़ी लेटर दिया गवर्नमेंट को कि विकलांगों के विवाह उपरांत भी विकलांग व्यक्तियों को ये राशि दी जानी चाहिए, प्रोत्साहन राशि का भी डिबेट चला, लेकिन गवर्नमेंट ने 2016 में जाके इस राशि को स्वीकृत किया और सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का प्रावधान किया गया, जिसमें शुरुआत में 50,000 था, अब 1 लाख रुपया ये राशि दी जाने लगी। तो ये तो खैर अलग था कि हम लोगों ने प्रोत्साहन राशि की बात की, लेकिन विवाह को लेकर के जो हम लोगों ने चर्चा की थी, वो विवाह हम लोगों ने 2016 में जाकर के शुरुआत की और वो पहली दफ़े था कि हम लोग महामहिम जब राज्यपाल कोविंद सर थे, हम उनसे मिलने गए और उनसे मिलने के बाद मुझे याद है वो दिन इतना अच्छा लगा, मेरे आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं उनकी उन बातों को सुन के। उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप करिए, और उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया और प्रोत्साहित ही नहीं किया, वो वैसे जगह पे उन जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे जो जगह में कभी भी नहीं हो, मतलब वो नहीं आ पाते थे। इतने गड्ढे वाला वो रोड, आज भी वो ट्रांसपोर्ट नगर एरिया माना जाता है, गड्ढों से और गिट्टियों से भरा हुआ है, जहाँ की एक वीवीआईपी लोग नहीं जा सकते थे। तो वैसे जगहों पे हमने प्रोग्राम किया था और वो भी संसाधन की कमी की वजह से हमने वैसे जगह पे वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और संयोग इतना अच्छा रहा कि वो प्रोग्राम इतना हिट किया, इतना अच्छा हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पे एक पहचान बनी जिसका नाम हुआ अनोखा विवाह। और वो अनोखा विवाह के दौरान ही हमारी महामहिम से बात हुई थी और उसके बाद भी हम लोग 2017 में विवाह किए वाटर पार्क में संपचक में, उसमें भी वो आए और 2018-19 में भी हमने जाके उनसे आशीर्वाद लिया और 2022 में भी अभी हम उनसे मुलाकात करके आए हैं और उनका आशीर्वाद मुझे मिला है और कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं भी मिली है और हमने अपना आमंत्रण उन्हें दिया है और बाकी कुछ ऊपर वाले के ऊपर हमने छोड़ दिया है। वैष्णव जी, आप दिव्यांगों के लिए तो काफ़ी आप काम भी कर रही हैं, आप पिछले दिनों में भी आपने काफ़ी काम किया है। वैष्णव स्वावलंबन जो आपकी संस्था है, इसमें आपने वंचित तबकों के लिए भी काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं। कोई ऐसी घटना जिसमें महिलाओं को परेशान किया गया हो और आपकी जो वैष्णव स्वावलंबन है उसमें उन लोगों की हेल्प की हो, कोई घटना का जिक्र? जी, घटनाएं बहुत हैं, लेकिन आपको एक वाकया है, आपको कोरोना होने के जस्ट 2-3 महीने पहले, लगभग 2.5 साल हुए, जिस दौरान
एक चूंकि नाम मैं नहीं बताऊंगी, एक फौजी की पत्नी थी और वो बच्ची का उसे पता चला था कि हम काम करते हैं और मेरे तक ये बात पहुंची। काफ़ी पीड़ा दिया जाता था, यहाँ तक कि उनको जलाने का भी प्लान था, इस तरह की बातें थी। और उस दौरान हमने किसी का नहीं सुना और डायरेक्ट हमारे पीछे हमने पहले भी आपको बताया कि हमारे साथ इतने लोग खड़े हैं, गैर दिव्यांग लोगों की एक अच्छी भारी संख्या है जो दीदी आप आगे बढ़िए, मैं हूं ना, ये वर्ड मुझे बहुत हिम्मत देता है। तो वो साथी हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं, वो साथी के साथ में हम 4-5 लोग निकल पड़े, यूं गाड़ी रिजर्व की और निकल पड़े और बचाने के लिए जहानाबाद का घोसी थाना अंतर्गत एक क्षेत्र था जहां पे हम लोग गए। उसमें हमने महिला आयोग की जो मैडम थी अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा जी, उनको कॉल किया और कॉल करके हमने ये उनको बताया कि मैं आज वहां जा रही हूँ, कुछ भी घटनाएं घट सकती हैं, मैं आपको ये बस सूचना दे रही हूँ, मैंने थाना को भी सूचना दिया है और प्लीज़ आपसे आग्रह है कि अगर कोई ऐसी घटना हो तो आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मैंने कई लोगों से बात किया था, कोई रेडी नहीं हुआ और वो घटना जिसमें हम लोग वहाँ गए और जाने के बाद में हमको बंद किया गया, इतना ही नहीं पूरा गांव एक हो गया। और वो लोग यूं कहते थे कि जितने पुलिस आए गन लेकर के, बंदूक लेके, उतना बंदूक तो हमारे खरहानी में छिपा के रखते, ये उनका वर्ड था। और लोग चारों तरफ से घेर रखे थे। मुझे लगा कि आज शायद बचना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन हमने भी कह दिया था कि उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम लोग को जो करना है वो मुझे करो। और जब वो लोग दरवाजा बंद किए तो मैं किसी तरह, मेरी दोस्त उस दरवाजे को खोली, मैं बाहर निकल के आके वो बैठ गई जहाँ धान वान का जगह था, वहाँ बैठी और बैठ के मैंने, जब तक पूरा भीड़ हुआ और हल्ला हो रहा था, लड़की को लोग उधर अंदर में टॉर्चर कर रहे थे, तब तक मैंने कॉल लगा के महिला आयोग से बात की। इवन की उस लड़की का जो हस्बैंड था फौज में, वहाँ बात हुआ। बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हुई। संयोग ऐसा हुआ कि उन लोगों को बुद्धि थोड़ी बदली और तो बुद्धि आया और उन लोगों ने कहा कि इस लड़की को जल्दी से भेजो। मतलब काफ़ी गाली गलौज कर रहे थे और वो लोग ये लिखवाना चाहते थे कि वो पूरा जायदाद लेके जा रही है, धन लेके जा रही है। और उस समय हम लोग का भी बुद्धि विवेक काम किया कि वो लोग रिकॉर्ड कर रहे थे इस बात को और मैंने कहा कि ठीक है बेटा, तुम लिख दो कि तुम सारा कुछ लेके जा रही हो। क्योंकि उनके उस रिकॉर्डिंग में ये बात आ रही थी, वो कुछ लेके नहीं जा रही थी, लेकिन वो लिखवा रहे थे जबरदस्ती। ये सारा कांड हुआ और उस लड़की को हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया और थाना का काफ़ी रोल रहा था उस समय। थाना हमको मसौड़ी तक छोड़ने पीछे आई, क्योंकि रात का 9-10 बज गया था। कुछ घटना का बन रहा था, आशंका कि हो सकता है, लेकिन वो लड़की आज उसको रेस्क्यू किया गया। उसके बाद आज वो लड़की बहुत खुशहाल है, तो मेरे दिल को बहुत संतुष्टि मिलती है। ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें वैष्णव स्वावलंबन के माध्यम से हमने काफ़ी लड़कियों के जीवन गृहस्थी को बसाया है। और इसका एक सजग रूप भी आपका ये कोरोना में मेरी स्थिति ये थी कि मैं डूब रही थी, मेरे यहाँ पानी था, परंतु मेरा मन विचलित हो रहा था कि मुझे लोगों को सपोर्ट करना है। मैंने यूं ही बस अपने दोस्तों को कहा कि भाई मुझे बहुत इच्छा है कि जो लोग दिनकर गोलंबर के आसपास या जो लोग ऐसे जगहों पे, उनको कुछ करना चाहिए हम लोगों को। मेरे साथीगण ऐसे बोले, वॉलेंटियर ऐसे बोले, दीदी आप चिंता ना करें, हम लोग कल ये प्लान करते हैं। और आपको बता दें उसमें सभी साथियों का सहयोग रहा। लगातार 4 दिन ट्रैक्टर से लेकर के एक ट्रैक्टर, मतलब चारों दिन पानी, खाना, वो बड़ा 20 लीटर वाला गैलन में लेकर के वो लोगों ने घर घर जाके सर्व किया। और उससे मेरे दिल को बहुत संतुष्टि मिली कि मैं लगा कि मैं यहाँ बैठ के भी बहुत कुछ कर रही हूँ। और ये बहुत अच्छा ग्रुप वर्क है हमारा, मेरा नहीं है, ये हमारा ग्रुप वर्क है। और इसलिए हमारे सभी साथी और जो सहयोगी हैं उनका मैं आभार प्रकट करती हूँ। जी। वैष्णव स्वावलंबन विकलांग अधिकार मंच 2 ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, साथ साथ इनके साथ महिला सशक्तिकरण, आपका जो भी वंचित तबके के लोग, कोई लड़की ऐसी हो जिनको ज़्यादा सताया जा रहा है, खास करके दिव्यांगों की शादियां करानी हो, इन सब के लिए बहुत ही तत्पर हैं।
और समाज का भी इनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। वैष्णव जी, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और बुलेटिन ऑफ बिहार हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि समाज को आप इसी दिशा में और इसी दिशा में आप काम करते रहें, जिससे समाज का एक तबका ही नहीं सभी तबका और आप खुद अपने साथियाँ सभी लोग लाभान्वित हो सकें और कम से कम ये संतुष्टि हो कि चलो हम मानवता के लिए कुछ कर रहे हैं। वैष्णवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के न्यूज़ लिए। ऑफ बुलेटिन को Thank आप you. भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे दर्शकगण को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।